स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन एपिसोड 9। एपिसोड की शुरुआत में जिनसुक हिशी को बताता है कि उस रशियन गार्ड ने नामसुन को देख लिया है और तभी नामसुन बिल्डिंग से उनके कार के आगे कूदती है। हिशिक उसे चिल्लाकर कार के अंदर आने के लिए कहता है, पर नामसुन पूरे पीसी को उठाकर दौड़ने लगती है। तब हिशिक और योंगताक अपनी कार लेके उसके पीछे भागते हैं। हिशिक बार बार उसे चिल्लाकर कहता है कि नामसुन रुक जाओ, तुम अब गाड़ी में आ सकती हो, पर नामसुन गाड़ी के स्पीड से भी तेज भाग जाती है। आगे वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर नामसुन बैठी हुई थी। हिशिक उतरकर उसके पास जाने लगता है। योंगताक कहता है ये जासूस नहीं, बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। ट्रक में भी लोग नामसुन को देखकर डर जाते हैं और तब हिशिक उसके पास पहुंचता है। कहता है कि तुमने कहा था तुम डेटा लेकर आओगी, पर तुम तो पूरे पीसी को चुरा कर आ गई। मेरी गलती है, मुझे तुम्हें वहाँ पर अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। उस रशियन गार्ड ने तुम्हें देख लिया है। और तब नामसुन कहती है, हाँ उसने मुझे देख लिया है, पर चिंता मत करो, मैंने अपना हुलिया ऐसे बदला है कि कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। धीरे धीरे मैं अपने काम में और भी अच्छी होती जा रही हूँ, कहीं मुझे नजर ना लग जाए। तभी हिशिक कहता है, इतना इतराओगी तो नजर जरूर लग जाएगी। इसके बाद वो उसे वो वॉच पहनाता है जिसमें कैमरा लगे हुए थे। आगे नामसुन कहती है, रिशियो पेवल माफिया के ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ये माफिया का ग्रुप बहुत ही बड़ा है। मुझे तो लगता है यहीं पर ड्रग्स का कारोबार होता है। अगर ऐसा हुआ तो सच में इनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही बड़ा होगा। फिर वो रिशियो को पीसी देते हुए कहती है, झिकझिक तुम इस पीसी के डेटा से पता लगाओ और मैं डुगो कंपनी में ढूंढती हूँ। रिशिक अपना रुमाल निकालकर नामसुन की लिपस्टिक को पोंछने लगता है और कहता है, इतनी प्यारी भूत मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आगे हम गिलजोंग और मिस्टर शियो को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। तब मिस्टर शियो आगे की कहानी पूछने लगते हैं और कहते हैं कि गुमजू ने उस जमीन को खरीदने के बाद क्या किया था। गिलजोंग बताती है कि जब गुमजू ने वहाँ पर बिल्डिंग बनाने की सोची और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो खुदाई के वक्त ही वहाँ तेल निकलने लगा। तो क्या अब तुम्हें पता चला मेरी बेटी अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? के बाद वो कहती है, आगे की कहानी ब्रेक के बाद बताऊंगी। वही गुमजू को देखते हैं। उसके पास उसके डैड का कॉल आया था और वो जल्द ही कोरिया लौटने वाले हैं। गुमजू उनसे पूछती है, पर डैड अब इतने सालों तक थे कहाँ? पर उसके डैड कहते हैं कि मिलने के बाद सब कुछ बताऊंगा। फिर गुमजू कहती है, ठीक है, जब आप पहुंच जाए तो मुझे बता देना, मैं आपको लेने के लिए गाड़ी भिजवा दूंगी। और इसके बाद गुमजू परेशान होकर अपने भाई को कॉल करती है। जब वो ग्युमडोंग को इसके बारे में बताती है कि उनके डैड जल्दी ही कोरिया आने वाले हैं, ग्युमडोंग ये सुनकर और भी थकान महसूस करने लगता है। गुमजू कहती है, अब माँ क्या करेगी? डैड को ये लगेगा कि मॉम ने उन्हें धोखा दिया है, पर अब मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ कि मॉम को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। पर इस बात से बेखबर गिलजोंग मिस्टर शियो के साथ पार्क में बहुत ही एंजॉय कर रही थी। मिस्टर शियो से कह रहे होते हैं कि अब तो मेरा जीना और मरना आप ही के साथ है। उसके बाद वो राइड के लिए लाइन लगाते हैं, लेकिन दो लड़के उनके आगे आकर लाइन में लग जाते हैं। गिलजोंग जब उन्हें हटने के लिए कहती है, वो दोनों लड़के उससे बदतमीजी करने लगते हैं। पर मिस्टर शियो गिलजोंग से कहते हैं, प्लीज लड़ाई मत करना। और फिर गिलजोंग कहती है, ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन वो पीछे से उसे एक लात मारकर दूर फेंक देती है, जिसके बाद ये दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं। आगे देखते हैं कि हिशिक ने गुमजू को कॉल करके बता दिया था कि रीवा ने नामसुन को जान से मारने की कोशिश की थी। ये जानने के बाद वो नामसुन को बुलाती है और तब गुमजू पूछती है, क्या रीवा ने तुम पर जानलेवा हमला किया था? और तब नामसुन हाँ कहती है। इसके बाद गुमजू से प्यार करती है और उसे पूछती है कि इस वक्त रीवा कहाँ होगी। हम हॉस्पिटल में रीवा को देखते हैं। जब वो टीवी बंद करके मुड़ती है तो उसके सामने गुमजू खड़ी थी। गुमजू उससे पूछती है, तुमने नामसुन पर हमला किया, पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? तब रीवा कहती है, उसके आने की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। अगर वो नहीं आती तो मैं आपकी बेटी बनकर रह पाती। गुमजू कहती है, इसका मतलब तुम अपनी किस्मत को बदलना चाहती हो? अगर ऐसा है तो पहले अपने आप को बदलो, पहले अपनी गलतियों को मानो, उससे सीखो और एक अच्छा इंसान बनो। अगर तुम ऐसा कर पाई तो तुम मेरी दूसरी बेटी बनकर भी रह सकती हो। आगे हम डुगो कंपनी में नामसुन को देखते हैं। वो मिस बेग से पूछती है, क्या आप मुझे बता सकती हो डुगो कंपनी बाहर क्या बेचती है? मिस बेग कहती है, क्या मैं तुम्हारी दोस्त हूँ जो तुम हर बात मुझसे दोस्त की तरह पूछने लगती हो? नामसुन कहती है, पर मैं तो आपको दोस्ती मानती हूँ, आपको नहीं मानना है तो मत मानो। तभी एक मिस्टर कहते हैं, मिस बेग को अपनी दोस्त नहीं आंटी कहकर बुलाओ, वो तुम्हारी माँ की एज की है। और तब नामसुन कहती है, आपकी शक्ल को देखकर पता ही नहीं चलता कि आपकी इतनी एज है। और ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर मिस बेग खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक स्टाफ आता है और बताता है, कल रात को मिस्टर शियो का पीसी चोरी हो गया है, तो सब साइड में कोड लगा दो। अगर रिशियो को देखते हैं, वो रशियन गार्ड की क्लास ले रहा था और उसका मैनेजर बताता है सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ पर कौन आया था कुछ भी नहीं पता, पर हमने डुगो कंपनी से जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिए हैं, देखते हैं उससे क्या पता चलता है। तब रिशियो एक चाकू उठाकर उस रशियन गार्ड के पैर में घुसा देता है। कहता है, मेरे ऑफिस की जिम्मेदारी तुम पर थी, अगर तुम मेरे ऑफिस की रक्षा नहीं कर पाए तो तुम मेरी क्या करोगे?
फिर वो सोचने लगता है कि आखिर मेरा पीसी कौन चुरा सकता है। उसके दिमाग में एक ही नाम का ख्याल आता है और वो होती है गुमजू। तुमने हर डेटा पढ़ने के बाद उसे डिलीट तो कर दिया था ना? मैनेजर कहते हैं हाँ मैंने ऐसा ही किया था। वहीं दूसरी तरफ डोंगसिंग की हालत बहुत ही खराब थी और नामिन का भी यही हालत था। वो एक और मेडिसिन ले लेता है जिससे ड्रग्स उसके दिमाग में छाने लगता है और उसे भी अजीब चीज फील होने लगती है। हम ऋषियों को देखते हैं जो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और हमें पता चलता है कि ऋषियों बचपन से अनाथ था। पेवल माफिया ग्रुप ने ऋषियों जैसे बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक दूसरे से फाइट करना सिखाते थे। जिस दिन वो मैच हारते थे उस दिन उन्हें खाने को भी नहीं मिलता था। ये हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। उस पीसी में कुछ भी नहीं मिला। इतने बड़े पीसी में केवल 2 बच्चों की फोटो ही थी और इन दोनों में से एक बच्चे की तस्वीर ऋषियों की है। ये हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े कंपनी के सीईओ का पीसी बिल्कुल खाली है। तब ऋषि कहता है कि इसका मतलब नामसुन सही है। उसने इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट ऐसे ही नहीं खोला। इसका मतलब वो इंटरनेशनल भी अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसने आमतौर पर कोरिया को चुना है इस जहर को घोलने के लिए। भी वो नामसुन को कॉल लगाता है और बताता है कि उस पीसी में कुछ नहीं मिला। नामसुन ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की थी और उसमें कुछ भी नहीं निकला। अब हिशी उससे कहता है उसकी कोऑपरेटेड रिलेशन टीम इंटरनेशनल बिजनेस को हैंडल करती है, तो वहाँ से पता करो। और तब नामसुन कहती है मैंने इसके लिए ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। हिशी की ये सुनकर उससे कहता है तो याद रखना कि तुम्हें सिर्फ क्लाइंट की लिस्ट लेकर आनी है, इस बार तुम पूरे ऑफिस को उठाकर मत ले आना। वही हम मिस्टर शियो और गिलजुंग को देखते हैं। उसने मिस्टर शियो का हाथ बटाने के लिए अपने हाथों से ही कॉफी के बीज को मैश कर दिया था। वो कहती है तुम्हारा टाइम बचाने के लिए मैंने कॉफी के बीज का पाउडर बना दिया है, क्या ये काफी है? मिस्टर शियो उससे कहते हैं बस करो, तुम्हारे इतने नाजुक हाथों को और तकलीफ मत दो। गिलजुंग हंसते हुए कहती है मैं ये सब इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और तब मिस्टर शियो कहते हैं एक बात कहूँ, आपका नातिन नामिन कई दिनों से कैफे में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ नामिन की भी हालत बहुत खराब थी। वो इस कंडीशन पर पहुंच चुका था कि उसे बार बार पानी पीने की तलब लग रही थी। आगे हम नामसुन को देखते हैं। वो मिस बैग के लिए ड्रिंक लेकर आई थी। वो उसे पटाने की कोशिश करती है और कहती है दीदी मुझे माफ करना, आपको देखकर मैं गलत समझ बैठी और आपको दोस्त कह दिया। तब मिस बैग कहती है कोई बात नहीं, पर इसे मैंने कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया है। नामसुन पूछने लगती है डोगो कंपनी क्या क्या एक्सपोर्ट करती है? तब मिस बैग कहती है ये जानकारी हम नौसिखियों को नहीं दे सकते। नामसुन कहती है पर ऋषियों ने कहा था कि मैं जल्दी काम सीख लूं, अगर उसने मुझे निकाल दिया तो क्या होगा? मिस बैग कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर नामसुन गुस्सा होकर अपना ड्रिंक लेकर वापस चली जाती है और फिर वो पीसी में डोगो साइट पर मंथली रेवेन्यू देखती है जो 40 मिलियन वॉन की थी और उसके घड़ी से हिशी की टीम भी ये देख लेती है। वो कहते हैं आखिर वो ऐसा क्या बेच रहे हैं जो मंथली उनकी इतनी इनकम हो रही है। आगे हिशी की टीम डिनर करने के लिए बाहर जाती है और जिनसुक बताता है कि एजेंट नामसुन ने हेरिटेज क्लब के क्लाइंट की जो लिस्ट दी है उसमें हमारे कमिश्नर का भी नाम है। हिशी कहता है मैंने सुना है वो रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो अपने कांटेक्ट बना रहे हो। उस हेरिटेज क्लब में जरूर कुछ है, लगता है मुझे भी वहाँ का मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। अब योतांग उससे पूछता है पर वो कोई आम क्लब नहीं है तो उसमें तुम मेंबरशिप ले लो, क्या तुम्हारा वहाँ पर कोई कनेक्शन है? तब हिशी खुश होकर कहता है हाँ वहाँ पर भी मेरे कनेक्शन है। आगे ऋषियों का मैनेजर उसे गुमजू के बारे में सारे रिपोर्ट्स लाकर देता है और कहता है कल गुमजू के आदमी में से कोई भी डोगो कंपनी के आसपास भी नहीं थी, इसमें मिस गुमजू का कोई हाथ नहीं है। तब ऋषियों रशियन गार्ड से पूछने लगता है अब बताओ वो चोर कैसा दिखता है? तब रशियन गार्ड कहता है उसने भूतिया गेटअप कर रखा था और उसके लंबे बाल थे। अभी जब वो हाइट बताने लगता है तो वो बाहर नामसुन को देखता है और फिर वो कहता है उसकी हाइट तेसेक जितनी थी। फिर ऋषियों मैनेजर से पूछता है तुमने कहा था गुमजू की खोई हुई स्ट्रॉन्ग बेटी मिल गई है और क्या तुमने तेसेक के बारे में पता लगाया? मैनेजर कहता है हाँ, उसके पासवर्ड और वीजा दोनों में तेसेक ही नाम है। यहीं आगे हम रीवा को देखते हैं। वो गुमजू के बातों को सोचकर अभी भी इमोशनल थी। तभी वहाँ पर उसे ऋषियों मिलने आता है। वो उसे कहता है तुमने नकली डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाए? इसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, पर मुझे सच बताना, तुम नकली नामसुन बनकर उसकी बेटी बनकर रह रही थी और जब असली नामसुन आ गई तो तुम वहाँ से भाग निकली। तुमने तेसेक को तो देखा ही है, क्या तेसेक ही नामसुन है? तब रीवा कहती है ये सच नहीं है। तब ऋषि उसे लालच देता है अगर तुम मुझे सच बताती हो तो मैं तुम्हें जेल में जाने से बचा सकता हूँ। पर फिर भी रीवा यहाँ पर झूठ बोलती है, नहीं वो लड़की नामसुन नहीं है। ऋषि उसे पूछता है अगर ऐसा है तो तुमने तेसेक पर हमला क्यों किया था? रीवा कहती है क्योंकि उसने मुझे नीचा दिखाया था। प्यार से उसे समझाने की कोशिश की पर वो समझी नहीं। अगर वो सच में नामसुन होती तो मैं उसे सच में ही मार डालती। ऋषि कहता है ठीक है तुम अब जा सकती हो।
आगे हम गुमजू को देखते हैं। मिस्टर पार्क उसे माफिया ग्रुप के बारे में और भी जानकारी देते हैं। वो बताता है कि पेवल ग्रुप पहले छोटे मोटे ड्रग्स का काम किया करती थी, लेकिन 80 के दशक में उनका काम करने का इरादा ही बदल गया जब इसकी कमान सबाकी के पास आ गई। जब सबाकी इस ग्रुप का मालिक बना तो उसने बड़े बड़े कसिनो में पेवल ग्रुप की दहशत को बढ़ा दिया और वो खुद बन गया ब्लैक मनी का बेताज बादशाह। उसने पेवल माफिया ग्रुप को और बढ़ाया, लेकिन अक्सर उसकी तबीयत खराब रहा करती थी, इसलिए उसने अपने जगह पर एक स्ट्रॉन्ग लड़के को चुना है जो अब उसकी जगह कंपनी को चला रहा है। इसका कोड नाम है नोश। रशिया में नोश का मतलब होता है चाकू। गुमजू उससे पूछती है, पेवल माफिया ग्रुप में क्या सभी अनाथ होते हैं? वो कहता है हाँ, ये अलग अलग देशों से ऐसे बच्चों को चुनते हैं। वो बचपन से ही उन्हें एक कठिन ट्रेनिंग देकर जिंदा जागता हथियार बना देते हैं। आगे हम बॉडीगार्ड कायल को देखते हैं। वो ऊपर से नीचे देख रहा था, तभी पीछे से नामसुन आ जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? कायल कहता है, वो यहाँ से नीचे कूदी थी, अगर यहाँ से कोई कूदता है तो उसके जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है, पर यहाँ पर कोई नहीं मिला और सीसीटीवी कैमरा में भी कुछ नहीं मिला। मैंने आज तक ऐसे भयानक भूत को नहीं देखा था। फिर नामसुन उसे कहती है, मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। और तब कायल हंसते हुए आगे जाने लगता है। फिर नामसुन उसे पीठ में बैठाकर तोड़कर अंदर ले जाती है। फिर वो उससे कहती है, तुम तो इतने ताकतवर हो तो उसे मार क्यों खाते हो? कायल कहता है, क्योंकि वो मेरे बॉस है। नामसुन कहती है, पर तुम उसके लिए क्यों काम करते हो? मैंने सुना है वो ड्रग्स लेता है, क्या तुम भी ड्रग्स लेते हो? कायल कहता है, नहीं, क्योंकि मुझे उनको प्रोटेक्ट करना होता है तो मैं ड्रग्स नहीं ले सकता। दूसरी तरफ ये सुनकर जिनसुक कहता है, मैंने सुना था ड्रग्स के ओनर ड्रग्स नहीं लेते, और अगर वो ड्रग्स लेता भी है तो वो जिंदा कैसे है? बाकी लोग ड्रग्स लेने के बाद मर गए हैं। आगे रेशियो नामसुन को बुलाता है और उससे कहता है, हमें कहीं चलना है इसलिए बुलाया है। नामसुन कहती है, ठीक है, कायल के पैर में दर्द है तो आज मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बनूंगी। फिर रेशियो उससे पूछता है, तुम कोरिया में आकर जल्दी सब कुछ सीख गई? नामसुन कहती है, मेरा बचपन से सपना था कि मैं कोरिया आऊँ। रेशियो उससे पूछने लगता है, कोरिया में आने की दिलचस्पी क्यों थी तुम्हें? सुन कहती है, क्योंकि कोरिया में बहुत ही हैंडसम लड़के हैं, मुझे कोरियन लड़कों से ही शादी करनी है। जिसके बाद वो दोनों हेरिटेज क्लब के लिए निकल जाते हैं। वही हेरिटेज क्लब में हेशिक भी गुमजू का पार्टनर बनकर आ गया था। वो मिस मैरी को बताते हैं कि ये मिस्टर जिम चेई हैं। हाल ही में मैं इनके टीवीजी मीडिया कंपनी को खरीदने वाली हूँ और ये भी इस हेरिटेज क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं। इनके लिए मैं जवान दे सकती हूँ। जिसके बाद उन्हें गेस्ट रूम में बैठाया जाता है और ऋषिक सबसे पहले अंदर आकर टेबल के नीचे माइक्रो स्पीकर लगा देता है। फिर वो फोन में देखता है कि नामसुन इस तरफ ही आ रही है। तभी इन दोनों की भी एंट्री हो जाती है और अचानक वो तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए थे। तब गुमजू मौके को संभाल लेती है और ऋषियो उन्हें हिलरी से मिलाता है और कहता है, ये मेरी लॉबलिस्ट है। गुमजू उसे देखकर कहती है, मिस हिलरी, आप बहुत ही सुंदर हो। और नामसुन भी इशारा करते हुए कहती है, पर मिस गुमजू, आप भी किसी से कम नहीं हो। इसके बाद हेशिक भी ऋषियों को अपना परिचय देता है। जिसके बाद इनकी मीटिंग शुरू होती है और नामसुन टेबल के नीचे से हेशिक को किक मारती है। हेशिक इशारे से कहता है, अभी मजाक मत करो। तब ऋषियो नामसुन को केक सर्व करता है और ये देखकर हेशिक को जलन होती है, इसलिए वो वॉशरूम के बहाने बाहर आ जाता है। फिर आगे हेशिक बाहर आकर बाकी जगह में भी कैमरास लगा देता है। इसके बाद वो गुमजू को मैसेज भेज देता है कि मेरा काम हो चुका है। फिर गुमजू ऋषियों से पूछने लगती है, तुमने अपने बारे में बताया नहीं, तुमने अपने कंपनी के बारे में बताया नहीं। तब ऋषियो कहता है, आपको मेरे कंपनी के बारे में जानना है या फिर मेरे बारे में? चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, पर आप मेरे बारे में कभी कुछ पता नहीं लगा पाओगी। तब गुमजू कहती है, तो तुम मुझे चैलेंज करना चाह रहे हो? बिना कर्ज लिए ही तुम्हारी कंपनी 2 ट्रिलियन मार्केट वन से भी आगे पहुंच गई, तो क्या मेरे जैसे बिजनेस वूमेन को ये जानने की दिलचस्पी नहीं होगी? डूगो पर माफिया ग्रुप पेवल ने पैसे लगाए है ना, तुम्हारे सिर के ऊपर माफिया का हाथ है, इसलिए तुम्हें डर नहीं लगता। तुम एक गेम चेंजर बनना चाहते हो, पर तुम ये कभी नहीं बन सकते। तुम बस ये सब कर तबाही मचाने वाले हो। तो मैं तुमसे कह रही हूँ, इन सबको अभी रोक दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी नामसुन बीच में बोल पड़ती है और कहती है, बस कीजिए मैम, एक बिजनेस करने वाले को अपने जज्बातों को काबू में रखना चाहिए। तब गुमजू कहती है, तुम सही कह रही हो, पर मैंने जो भी कहा सही कहा। ये कहकर गुमजू निकल जाती है। जिसके बाद हम ऋषियों को सीरियस होते हुए देखते हैं और वो कहता है, ये हाम गुमजू मेरे लिए कांटा बनते जा रही है, इसे निकाल कर फेंकना होगा। आगे ऋषियों नामसुन को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो मिस मैरी के साथ कहीं जाने वाली थी। नामसुन उससे पूछती है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मैरी कहती है, तुम मंगोलिया से आई हो ना, तुमने समंदर नहीं देखा होगा तो वहीं लेकर जा रही हूँ। आगे गिलजुंग ग्युमडोंग को हॉस्पिटल लेकर आई थी। उसका एक अवार्ड फंक्शन भी होने वाला था जिसमें वो गुमजू को भी आने के लिए कहती है। वो ग्युमडोंग के मुंह से अपने पति के बारे में सुन लेती है। आगे गिलजुंग को जब अवार्ड दे दिया जाता है तो वो गुमजू से पूछती है, मैं जो पूछूंगी उसका सही जवाब देना, क्या तुम्हारे पापा वापस कोरिया आ रहे हैं? गुमजू सिर हिलाकर हाँ कहती है। ये जानकर गिलजुंग अपना आपा खो देती है कि वो कल ही यहाँ पर आने वाला है। वो सबके सामने चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो?
नहीं आना चाहिए था तुम्हें। जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ नामसुन और मैरी को देखते हैं। मैरी ने यहाँ पर अपने आदमियों को भी बुला लिया था। नामसुन से कहती है, आखिर तुमने ऋषियों जैसे आदमी को पटाया कैसे? वो इतना बुरा आदमी है कि कोई भी उसका दिल नहीं जीत सकता, पर तुमने ये कैसे कर लिया? इसके बाद वो उस पर हमला करवाती है, पर नामसुन के लिए तो ये कुछ भी नहीं था। वो उन सभी के चारों तरफ कंटेनर से एक ट्रायंगल बना देती है और कहती है, कहीं जाना था, पर मुझे तो तुम लोगों से बहुत ही बात करनी है। फिर गुमजू उन्हें घर ले आती है और डॉक्टर को दिखाती है। जब वो नीचे आती है तो देखती है बोंगो उससे मिलने आया था। बोंगो उसे बताता है कि आजकल नामिन ठीक नहीं है, वो कई दिनों से कैफे नहीं जा रहा और उसने खाना भी खाना बंद कर दिया है। पर गुमजू ये सब सुनकर सीरियस नहीं होती। उसे लगता है कि कोई लड़की का मामला होगा। बोंगो उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम्हें बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। नामसुन से तुम डिलीवरी का काम करवा रही हो और नामिन की तुम्हें परवाह नहीं है। तभी गुमजू बोल पड़ती है, डैड कोरी आ रहे हैं, और ये जानकर बोंगो भी शांत पड़ जाता है। तभी गुमजू के पास उसकी माँ का कॉल आता है और वो कहती है, तुम्हारे डैड को एयरपोर्ट में मैं लेने जाऊंगी, तुम समझ गई ना? तभी यहाँ पर नामसुन आ जाती है और दोनों माँ बेटी के बीच बहस शुरू हो जाती है। आखिर में इस लड़ाई में नामसुन जीतती है और बोंगो ये देखकर हैरान था कि गुमजू पहली बार किसी से हारी। नामसुन के ऐसे जाने के बाद गुमजू उससे पूछती है, क्या तुम हैरान हो कि मैं अपनी बेटी से हार गई? अगले दिन गुमजू मिस्टर ब्रैड के पास पहुंच जाती है। वो उसे वो फोटोग्राफ दिखाती है और पूछती है, क्या तुम ऋषियों को जानते हो? ये देखकर मिस्टर ब्रैड गुस्सा होने लगता है और कहता है, तुम मेरा पीछा करवा रही हो, सच बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो? फिर वो अपने मैनेजर को बुलाकर गुमजू को यहाँ से बाहर निकलवा देता है। वही हम गिलजुंग को एयरपोर्ट में देखते हैं। जब उसका पति उसे देखता है तो बहुत ही खुश होता है और उसके पास आकर कहता है, मैंने तिब्बत पे जाकर बहुत कुछ सीखा और बहुत ध्यान लगाया। गिलजुंग पूछती है, तो तुमने क्या सीखा? वो कहता है, यही सीखा कि अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिर गिलजुंग कहती है, तुम कभी तो मरोगे, तो समझ लो आज वो दिन आ गया। जिसके बाद वो उसे जोर का धक्का मारती है और वो सीधा बेहोश होकर ट्रॉली पर जा गिरता है। इसके बाद गिलजुंग कहने लगती है, ये पनिशमेंट थी उस पति के लिए जो 10 साल के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर चला गया था। और फिर वो वहाँ के लोगों से कहती है, तो इस मामले में कोई भी बीच में ना पड़े तो सही होगा। जिसके बाद वो उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। आगे हम बोंगो को देखते हैं। जब वो अपने स्टूडियो आता है तो वो नामिन को बेहोश पाता है और वो उसकी ये हालत देखकर बहुत ही डर जाता है। ये देखते ही ऋषियों को गुमजू पर इतना गुस्सा आता है कि वो अपने आदमियों को कॉल करके उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। वही हम नामसुन को देखते हैं। वो मिस बैग से अभी भी बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, पर मिस बैग भी इतनी बेवकूफ नहीं थी कि उसकी बातों में आकर उसे सब बता दे। वही दूसरी तरफ हेशिक अपने सीनियर सर को बार बार कॉल कर रहा था, पर वो कॉल ही नहीं पिक करते। एपिसोड के आखिरी सीन में देखते हैं ऋषियो नामसुन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरे लिए किसी की जान ले सकती हो? नामसुन उसे घबराते हुए पूछती है, पर तुम्हें किसकी जान लेनी है? तब ऋषियो कहता है, हान गुमजू की। वो उसे कहता है, ये सुनकर तुम घबरा गई, पर चिंता मत करो, अब तक वो मर चुकी होगी। ये सुनकर नामसुन बहुत ही डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम गुमजू को घायल देखते हैं। उसका एक्सीडेंट हो चुका था। वही हिशी को भी अपने कंप्यूटर से कुछ पता चलता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाती है।